केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में अपन देख रहे हैं कि पहले अपन बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले पढ़ेंगे अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें अपन को चाहिए, जिसमें अपन को पहले क्वांटम नंबर्स आने चाहिए, पीरियडिक टेबल आनी चाहिए, जिससे अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकें। तो मैं पहले जब बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करती हूँ तो 2-4 चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ कि एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, और एम्फोटेरिक वो होंगे जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो बिहेव लाइक ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ट्रिक है वो आप ध्यान में रखना। जनाबे अली ने बेकार गाया, सुन सब पंजाबी भिखारी इंदौर गए, ठीक है। जनाबे अली ने ऐसा बेकार गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जनाबे अली ने ऐसा बेकार गाया, सुन सब पंजाबी भिखारी इंदौर गए, ये ध्यान में रखना है। ये कौन कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। फिर अपन इसमें देखेंगे कि एक अपन को देखना है कि मेटल कौन कौन सी होती है। सुना है ना नाम मेटल, नॉन मेटल, तो अपन को देखना है कि मेटल कौन कौन सी होती है। तो मेटल में अपन देखेंगे कि जिनके पीछे या तो UM आए या IUM आए। तो जिस भी पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट होगा उसके पीछे UM और IUM आएगा, वो क्या होगा, मेटल होगा। इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान में रखना है, हीलियम। ये क्या होती है, नोबल गैस होती है, लेकिन इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये इसके पीछे हीलियम है, IUM आता है, लेकिन ये क्या होती है, नोबल गैस होती है, ठीक है। इसमें अपन लिख देंगे ये क्या होती है, नोबल गैस होती है, ठीक है। फिर अपन ध्यान देंगे कि मेटेलॉइड कौन से होते हैं। तो मेटेलॉइड में ध्यान रखना है कि पहले बोरोन आता है, बोरोन के बाद में इसके इधर कौन सी आएगा, कार्बन वाला, तो कार्बन में आएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। फिर इसके यहाँ कौन सा आता है, तो ये नेपाल नाइट्रोजन वाली फैमिली आ जाएगी, ये आएगा SASSB। और उसके बाद में ये, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो होते हैं 7 वो कौन से होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। अब अपन देखेंगे कि एटम, मतलब पीरियडिक टेबल में अपन एलिमेंट या एटम देखते हैं, एटम की लोकेशन क्या है, कि ये पीरियडिक टेबल में कहाँ पाया जाएगा, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो इसको अपन देखने के लिए पहले अपन को आना चाहिए कि ये कैसे प्रेजेंट होता है, क्या होता है पीरियडिक टेबल में। तो पहले देखते हैं अपन, सेल होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सब सेल होता है, सब सेल के अंदर है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपन जब इसको देखेंगे तो बेसिकली अपने पास पीरियड वो क्वांटम नंबर्स होती है, क्वांटम नंबर्स अपन को बताएंगी कि कौन सी क्वांटम नंबर सेल को डिफाइन करेगी, कौन सी सब सेल को डिफाइन करेगी, कौन सी ऑर्बिटल को करेगी, कौन सी इलेक्ट्रॉन को करेगी। तो अपन को देखना क्या है, जैसे मानो कि ये कोई एक बाहर का सरफेस है, इस एक बाहर के सरफेस मतलब इसको सेल मानो, इसको अपन हटाएंगे तो अंदर क्या निकलेगा, सब सेल को अगर अपन हटाएंगे तो अंदर क्या निकलेगा, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल को अगर अपन हटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो क्वांटम नंबर्स, इसके अपन को कौन डिफाइन करेगा, ये क्वांटम नंबर्स बताएंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो अपन देखेंगे कि क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर 4 में होती है N होती है, L होती है, M होती है और S होती है। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, M होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं इनको
श्रोडिंगर जो इक्वेशन होती है, एक वैज्ञानिक का नाम है, ये वेव इक्वेशन है। इससे अपन को इन तीनों को ज्ञात किया जा सकता है और ये होती है इंडिपेंडेंट होती है, इनको इनसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपन को ध्यान में रखना है 3 क्वांटम नंबर हैं जो n, l, m, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होता है s जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है। पहला अपन देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस किस को बताती है, किस में कितनी होती है, तो ये वैसे तो होती है इन्फिनाइट होती है, लेकिन अपन इसमें वही पढ़ेंगे जो एग्जैक्ट उसमें पाई जाती है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में अपन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या इसमें कितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें इन्फिनाइट होती है, लेकिन अपने जो होता है वो कौन सा पाया जाता है, 1 ओनली पाया जाता है, तो अपन इसको बोलेंगे एक क्वांटम संख्या इसमें है। ठीक है, अब ये क्वांटम संख्या किस किस क्या क्या बताएगी, तो ये एनर्जी को बताती है, और एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो ये कितना होगा, सॉरी ये आ जाएगा Z² और n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ये बताती है वेलोसिटी को, ठीक है। फिर तीसरा ये बताती है रेडियस को, नंबर पढ़ेंगे n से डिनोट किया जाता है, ये इसमें किस किस को बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, रेडियस बताएगा। तो जो एनर्जी को बताएगा वो होता है -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा ही आएगा। वेलोसिटी 2.188 10⁶ Z effective/n मीटर/सेकेंड, और रेडियस होता है 0.529 n²/z, और ये किस में बताएगा, एंगस्ट्रॉम में बताएगा। अपन देखते हैं कि n के नंबर के आधार पर, जैसे 1 n बराबर 1 हो सकता है, n बराबर 2 हो सकता है, n बराबर 3 हो सकता है, तो ये आएगा जैसे k है, l है, m है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ये n एग्जैक्टली बता किसको रहा है, तो ये बता रहा है सेल को। अपन ने यही पढ़ा था, पहले सेल आया था, उसके बाद में सब सेल आया था, उसके बाद में ऑर्बिटल आया था, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आया था। तो सेल को कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अपन ने देख लिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के साथ 3-4 चीज़ें और बताता है, वेलोसिटी बताता है, एनर्जी बताता है, और रेडियस के बारे में बताता है। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। दूसरे क्वांटम नंबर में अपन देखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन L से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये जो बताएगा वो किसको बताएगा, सब सेल को बताएगा। सब सेल कौन कौन से होते हैं, सब सेल में अपन को पता होना चाहिए, अपने पास होता है S, P, D और F, ये क्या है, सब सेल है। ठीक है, तो S के लिए, इनके लिए L की वैल्यू होती है, वो डिफाइन होती है। जैसे S के लिए वैल्यू होती है 0, P के लिए वैल्यू होती है 1, इसके लिए वैल्यू होती है 2, इसके लिए वैल्यू होती है 3, और अगर अपन G भी लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अगर इसके बेसिस पे जैसे अपन बोले कि नंबर ऑफ टोटल सबसेल, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे को चाहिए कुल, ठीक है, ये अपन को देखना है कि नंबर ऑफ टोटल सबसेल इन n सेल, तो ये कितनी हो जाएंगी, n के बराबर हो जाएंगी। अब अपन इसको देखेंगे, तो जैसे मेरे को देखना है कि मेरे को जो मेरा दूसरा सेल है उसमें मेरे को नंबर ऑफ सबसेल बताने हैं कि कितने सबसेल आ रहे हैं। तो देखो कि नंबर 2 में कितने सबसेल आ रहे हैं, तो 2 में नंबर ऑफ टोटल सबसेल इन n सेल, तो 2 नंबर के
सेल में कितने सब सेल आएंगे, तो इसमें मैंने किसके बराबर लिखा है, 2 के बराबर, और 2 ही वो कौन से हो जाएंगे, एस और पी। जैसे मैं बोलूँ कि तीसरे सेल में मेरे पास कितने सब सेल आएंगे, तो वो किसके बराबर होंगे, 3 ही के बराबर होंगे, और 3 में कौन सा आ जाएगा, एस, पी और डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक इसमें अपन और देखते हैं कि जैसे टोटल एल की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो टोटल एल की वैल्यू जो होगी वो 0 से, किसी भी सेल में देखेंगे तो 0 से n-1 तक जाएगी। ठीक है, तो अगर जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे पास तीसरे सेल के लिए मेरे को देखनी है, तो तीसरे सेल के लिए वैसे तो टोटल 3 आएंगी जो अपन ने देख लिया, एस, पी और डी आएगी, लेकिन तीसरे के लिए एल की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 0 to 3-1, तो 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। और अपन को पता है 0 अगर एल की वैल्यू है, ये सब एल की वैल्यू आ रही है, 0 अगर एल की वैल्यू है तो अपने पास कौन सा आता है, एस आता है, अगर 1 है तो कौन सा आता है, पी आता है, और 2 है तो कौन सा आता है, डी आता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है जिसमें एल की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये है जो अपन को ये बताएगा कि कितने सेल या कितनी सब सेल्स आ सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को ये देखना है कि जैसे मेरे पास जी सब सेल है, तो जो जी सब सेल है वो कौन से सेल से शुरू होती है, अपन को ये ध्यान में रखना है। तो अपन ये देखेंगे, जैसे जी का जनरली नहीं पता होता है, जैसे डी अगर अपन देखते हैं कि डी कौन से शुरू होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू रखनी है n-l-1 इज इक्वल टू होगा 0। तो अपन को n नहीं पता, सेल अपन को सेल फाइंड आउट करना है। सेल फाइंड आउट आता है कि कौन सा सेल है जिसमें ये डी सब सेल स्टार्ट होगा। तो एन का वैल्यू अपन को नहीं पता, एल का वैल्यू पता है, डी के लिए एल का वैल्यू अभी पीछे लिखवाया था, कितना होता है 2, और ये होता है 1, और ये कितना हो गया 0। तो एन बराबर ये इधर जाएगा तो कितना 3, तो जो होगा वो 3D। सबसे पहले जो पीरियडिक टेबल में डी आना स्टार्ट होगा वो कौन से होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे अपन जी के लिए देखते हैं कि जी कौन से शुरू होगा, तो अपन वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n-l-1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के। तो n क्या है अपन को नहीं पता, n मतलब सेल है, अपन को फाइंड आउट करना है। n एल का वैल्यू अभी मैंने लिखाया था, कितना होता है 3, ये होता है 1 और ये होता है 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अगर जब g शुरू होगा वो सेल कौन सा होगा 4, और d शुरू होगा वो सेल कौन सा होगा 3D 3। ठीक है, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अपन कैसे करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए अपन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। पहला पार्ट जो होगा उसको अपन बोलेंगे मोनो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और ये आएगा एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पॉली इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या होना चाहिए, बहुत सारे होना चाहिए। तो जो भी इनको एक नाम और होता है इनका, बोहर स्पीसीज। जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने प्लस लगा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। लिथियम है तो इसमें +2 लगा दिया। बेरिलियम है तो इसमें क्या निकाल दिया, +3। तो इसमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें होती है, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया फास्फोरस ले लिया, कार्बन ले लिया। हाइड्रोजन के अलावा जो भी मेटल होंगे, जो अपन मेटल नॉन मेटल जो भी होंगे पीरियडिक टेबल के एलिमेंट, वो अपन इसमें ले लेंगे। बोर स्पीसीज में अपन वही लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसमें जैसे 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है। तो अपन ये देखो कि जैसे जैसे n का बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे n बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे सेल्स के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैं इधर ले लेती हूँ एनर्जी और इधर ले लेती हूँ मैं सेल्स की संख्या। तो जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में ओनली 1s आएगा, सेकंड है तो सेकंड में अभी मैंने पढ़ाया था कि 2 नंबर का सेल है तो उसमें क्या आएंगे, 2 ही सब सेल आएंगे। तो 2 कौन से आएंगे, 2s और 2p। 3 नंबर का सेल है तो उसमें 3 ही सब सेल आएंगे, तो 3s
3p और 3d। अब ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इसी में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो जो इनका एनर्जी का लेवल है वो सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में अपन को ध्यान देना है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन सब सेल्स की एनर्जी इनमें डिवाइड नहीं होगी, ये सब सेल्स में इनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे ये वाला है तो इसमें अपने क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनर्जी का लेवल बताओ, जैसे ऑप्शन दे देगा उसमें, तो इसमें जैसे 3s से ज़्यादा, अगर ऐसे आ गया कि हाइड्रोजन के लिए सही कथन है तो क्या करेंगे, जैसे 1s से एनर्जी का लेवल 2s में ज़्यादा है और 2s से 3s में ज़्यादा है। पहला स्टेटमेंट ये आ गया। दूसरा स्टेटमेंट ये आ गया कि 1s 2s 2p, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आ गया 1s से ज़्यादा 2s 2p के बराबर है, ठीक है। और फिर 3s 3p और ये आ जाएगा 3d। तो इसमें से अपने लिए सही कौन कौन से रहेंगे, अपने लिए ये भी सही रहेगा क्योंकि 1s से किसका ज़्यादा है, 2s का ज़्यादा है, और 2s से किससे ज़्यादा है, 3s का ज़्यादा है। और ये देखो 1s से 2s का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 2s से 2p का बराबर है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका इससे ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये वाले स्टेटमेंट में मतलब सब सेल्स की एनर्जी सेम होगी, लेकिन सेल्स की एनर्जी में डिफरेंस होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हो गया अपने मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। अब अपन देखेंगे कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एनर्जी का लेवल होगा वो अपना अलग अलग होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो बढ़ने हैं वो रूल से अपन को बढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी जो रूल लगेगा वो अपना लगेगा n+l का रूल जो लगेगा इलेक्ट्रॉन को बढ़ने में, ठीक है। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि जैसे मेरे को बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने में अपन देखेंगे कि कौन से में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएगा। जैसे मैंने देखा कि 1s है अपने पास, फिर पहला सेल हो गया, दूसरा सेल होगा तो 2s 2p होगा, तीसरा सेल होगा तो ये होगा 3s 3p 3d, और चौथा होगा तो फिर अपन इसमें क्या ले लेंगे 4s 4p 4d, और 4 में क्या हो जाएगा f, मतलब एक है तो एक, दो, फिर इसमें ये 3 और इसमें ये क्या आ जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये बढ़ने के लिए अपन को आना चाहिए कि ये n+l का रूल क्या है। n होता है ये जो स्टार्टिंग में आता है, l का वैल्यू मैंने आपको सिखाया है, s के लिए 0, l के लिए 1, d के लिए 2 और p के लिए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अपन इसमें देखेंगे कि जैसे n+l रूल के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे इसमें कितना होता है 1+0, इसमें 2+0, इसमें 2+1 3+0 3+1 3+2 4+0 4+1 4+2 और 4+3। तो इसके लिए आएगा 1 2, इसके लिए आएगा 3, इसके लिए आएगा 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6 और ये 7 आ जाएगा। अब देखो जैसे इससे n+l का रूल, जितना नंबर्स ज़्यादा होंगे उसी में वैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें कम है, ठीक है, तो इसमें कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखो यहाँ पे n+l रूल वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि इसमें भी इसकी वैल्यू 3 आ रही है और इसमें भी वैल्यू 3 आ रही है। तो अगर ऐसा आ जाए कि पहले अपन को ये देखना है कि n+l रूल के अकॉर्डिंग जिसमें कम वैल्यू इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा के अकॉर्डिंग अपन ये देखेंगे कि जैसे मेरे पास ये है n1+l1 और एक है n2+l2। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इसमें या इसमें। तो अपन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इसमें अपन को इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर इन दोनों पे देखते हैं, तो अगर ऐसा हो जाए कि
N1 प्लस L1 और N2 L2 की वैल्यू दोनों की सेम आ जाए, तो अपन को क्या लगाना है कि जिसमें N की वैल्यू कम हो उसको देखना है। पहले रूल लगाना है N प्लस L, तो N प्लस L के अकॉर्डिंग जिसमें N प्लस L की वैल्यू कम आएगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। बाद में अपन को रूल लगाना है अगर वैल्यू सेम आ जाए, ये हुआ तब तक ठीक है। अगर मेरे पास ये हो गया N1 प्लस L1 इज इक्वल टू N2 प्लस L2, तो ये अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो अब मुझे क्या करना है, तो मेरे को देखना है कि किस में N की वैल्यू कम है। तो देखो N की वैल्यू इसमें दोनों की N प्लस 1 की वैल्यू 3 है, लेकिन N की वैल्यू इसमें 2 है और इसमें कितनी है 3 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें, तो 2p में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और उसके बाद में किस में भरा जाएगा, 3s में भरा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अपन ने क्या देखा है, पहला रूल ये देखा है कि N1 प्लस L1 और N2 प्लस L2, ठीक है। तो N1 प्लस L1 में जिसकी वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग फर्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, इफ N1 प्लस L1 इज इक्वल टू N2 प्लस L2, अगर वैल्यू दोनों की सेम आ गई तो अपन को क्या करना है, इनमें देखना है N1 और N2 को। अगर N1 कम है N2 से तो इलेक्ट्रॉन ओके, तो अपने पास आएगी थर्ड क्वांटम नंबर, तो इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जिसको अपन m से डिनोट करते हैं, ठीक है, छोटा m है। अब अपन देखेंगे कि ऑर्बिटल स्पेस में कैसे अरेंज रहता है, तो वो अपन को स्पेस में अरेंजमेंट जो इसका होता है वो कैसे रहता है, वो अपन को कौन बताएगा, m बताएगा, ठीक है। और अगर अपन देखें कि m की वैल्यू अपन को देखना है कि अरेंज नहीं, अपन ये देखेंगे ओरिएंटेशन किसका, ऑर्बिटल का स्पेस में अपन देखेंगे। अब अपन देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो अपन को देखना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग अपन 2 में निकाल सकते हैं। अपन ने 2 चीज़ पढ़ ली है, एक तो अपन ने पढ़ी है सेल और एक अपन ने पढ़ी है सब सेल, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं बहुत सिंपल से, अपन को देखना नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। तो सेल में अगर अपन को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n², ठीक है, और सब सेल में निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे मैं देखूंगी कि मेरे को नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं 2 में, 2 नंबर का जो अपने पास सेल है उसमें मेरे को क्या निकालने हैं, ऑर्बिटल निकालने हैं। तो तुम देखो कि 2 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा था कि 2 नंबर का जो सेल होता है उसमें सब सेल भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और सब सेल कौन कौन सी होती हैं, S और P होती हैं। और S में जो सेल होता है वो कितना ऑर्बिटल होता है, वो 1 होता है, और जो P होता है उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो टोटल मिला के अपने पास कितने ऑर्बिटल आ गए, 4 आ गए, ठीक है। अगर मैं देखूं कि एक जैसे मेरे पास P ऑर्बिटल है या मेरे पास माना D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल में जो डी सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके लिए अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है, 2l+1 का फॉर्मूला लगाना है। डी के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, अभी पीछे लिखवाई थी 2 होती है, इसमें अपन फॉर्मूले में लगाएंगे तो 2 × 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे 5। एंड वी ऑल नो अबाउट इट, इसमें कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये अपन को देखना है, देखेंगे कि ये अपने पास 2 फॉर्मूले हो गए जिसमें अपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखने हैं। दूसरा अपन के पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अपन देखें तो अपन को सबको पता है कि जो एक ऑर्बिटल होता है
एक ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 होते हैं। तो अपन को जितने भी अपने पास ऑर्बिटल्स का जो नंबर आता है उसको कितने से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर अपन मैं सब सेल में देखूं तो जितने सेल होंगे उसमें एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो सेल्स की संख्या अपने पास कितनी थी, n² और ये 2, तो ये अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। और सब सेल में अगर अपन देखेंगे, सब सेल में ऑर्बिटल्स तो ये अपन देखेंगे, पहले अपने पास क्या था 2l+1, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 4l+2, ये अपन के पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अपन को देखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशंस बताएगा, पहली चीज़ ये स्पेशल है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अगर सेल में कितना होता है तो n² फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल में तो 2l+1 फॉर्मूला लगाना है। एग्जाम्पल करके बता दिया था, एक ऑर्बिटल में जैसे ये जो होते हैं वो कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इनको अपन देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो भी अपने पास सेल और सब सेल आएगी उसको अपन किससे इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, ठीक है। एक क्वांटम नंबर कंप्लीट। अब अपन को देखना है चौथा, कौन सा था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का कुछ नहीं है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अपन इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 3 को ही ज्ञात किया जा सकता है, n, l और m को। तो इसको अपन डिनोट करेंगे s से, और ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। मैंने क्या बोला था, एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो एक इधर है एक इधर है, तो इसका क्या मतलब है, ये इसका ओरिएंटेशन है, ये इसकी स्पिन को बताता है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो भी है वो इसकी स्पिन को बताएगा। तो ये होता है हाफ प्लस और ये होता है माइनस का हाफ, ठीक है। तो जो भी होता है एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताता है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन या इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को ये बताएगा। तो ये हो जाएगा प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, और वो भी किस में, सिर्फ एक ऑर्बिटल में बताएगा। मतलब अपन को क्या समझ में आ रहा है, जनरली अगर अपन को डिफ़ॉल्ट कंडीशन दे दे जिसमें बताया हुआ ना हो कि किसमें, अगर स्पेशली नोटिफाई करके दे कि इसमें एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन को क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बाकी अपन को ये देखना है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एक स्टेटमेंट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं कभी समान नहीं हो सकती। तो जैसे चारों क्वांटम संख्याएं हैं अपने पास, कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं, l है, m और ये होता है s, ठीक है। तो जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, ये जैसे ऑर्बिटल ले लिया मैंने, मान लो 3s1 का इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें एक ये 3s2 ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इसके लिए अगर मैं n, l, m की बात करूँ तो n इसके लिए कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। l इसके लिए s है, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू हमेशा, अपन एक फॉर्मूला बताना मैं भूल गई, m के लिए पीछे लिख लेना, m में होता है, m बराबर होता है -l टू 0 सहित प्लस l तक, ठीक है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएंगी, 0। और फिर अपन को देखना है कि s की वैल्यू, तो s की वैल्यू इसके लिए प्लस हाफ रहेंगी और इसके लिए माइनस हाफ रहेंगी। माना ये पहले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 3 ही आएगी, l की वैल्यू 0 ही आएगी, m की वैल्यू 0 ही आएगी, और s की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस हाफ आ गई। दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं तो इसी में है 3s में इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए 3 के लिए n की वैल्यू 3 रहेगी, l की वैल्यू s है तो 0 ही रहेगी, m की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, लेकिन जो s की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। तो स्टेटमेंट सही हो रही है ना कि चारों क्वांटम संख्याएं एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी समान नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी आ गई तो चौथी क्वांटम नंबर क्या होगी, डिफरेंट होगी। देख लेते हैं कि जो ये अपने पास m की वैल्यू रह गई है उसमें अपन देखेंगे कि ये ऑर्बिटल्स को बताता है। तो m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -l टू 0 सहित प्लस l तक होता है। अब मैं देखती हूँ कि s, p, d
और F। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी थी, अभी बताया था 0, इसके लिए कितनी थी 1, इसके लिए कितनी थी 2 और इसके लिए 3। तो मैं M की वैल्यू निकालूंगी किसके लिए, S के लिए। तो ये मेरे पास कितना आएगा -0 टू 0 सहित +0, तो कोई मतलब है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं निकालूंगी M की वैल्यू और ये मैं निकालूंगी P के लिए, तो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखो -L 0 सहित, मतलब -L से घटाते बढ़ाते जाओ तो 0 हो जाएगा, या एक ही बात है, और ये हो जाएगा +1, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं +1 0 और -1, ठीक है। फिर अब मैं M की वैल्यू देख रही हूँ किसके लिए, D के लिए। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 से अपन देखते हैं, देखो -2 से अपन को कहाँ तक जाना है, +2 से +2 तक, तो -2 में से 1 घटाएंगे -1, और ये फिर 0, फिर +1, और फिर क्या हो जाएगा +2। अब मैं देखूंगी M की वैल्यू F के लिए, तो ये अपनी F की वैल्यू कितनी होती है 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये आ जाएगी +3। तो इससे अपन ये क्या बताता है, M बताता है ऑर्बिटल्स को। तो देखो M की वैल्यू 1 आई है, मतलब S में ऑर्बिटल भी कितना होगा 1 होगा। यहाँ M की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो P के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ D के लिए कितनी आई 1 2 3 4 और 5, तो इसमें ऑर्बिटल्स की वैल्यू कितनी होगी 5, और यहाँ आएंगी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो F के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होगी 7। तो यहाँ अपनी चारों क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती हैं, बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।